हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्युत। ठीक है, तो इसके आज हम करेंगे मोस्ट आईएमपी बहुविकल्पी तथा अति लघु या लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, और वो भी ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अब इस प्रश्न में आपके इस वीडियो में आपके लिए पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुविकल्पी आपको अच्छे से दिख ही जाएंगे, लेकिन खास करके आपको देखने हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उस प्रकार से हमने आपके लिए डिजाइन किए हैं जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो बिना वक्त जाया करे हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, तो हमसे हमारे इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा गया है, तो हम अपने ऑप्शन पर निगाह डालते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ऑप्शन नंबर डी है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन पर अगर हमने अच्छे से निगाह डाली तो हमें पता चला कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, माइनस का आवेश होता है। इस हिसाब से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो कौन सा आंसर है भाई, हमारे पास बी है। अगर प्रोटॉन की बात होती तो हमारा प्लस का आ जाता, प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन घात माइनस की रहेगी, माइनस की घात रहेगी, लेकिन साइन आगे वाला चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा माइनस वाला और प्रोटॉन पर होगा प्लस वाला। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का मापन करते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें पूछा है कि जो विद्युत धारा है हमारी वो किससे मापते हैं, किसके द्वारा, हम कौन से यंत्र से मापते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है विद्युत जनित्र से या विद्युत जनित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है धारा मापी के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी है अमीटर के द्वारा मापते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विद्युत मोटर द्वारा मापते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है कि क्या आंसर होने वाला है इसका। हमारे पास आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है अमीटर। तो विद्युत धारा को हम अमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, किसके द्वारा मापा जाता है भाई, अमीटर के द्वारा मापा जाता है किसको, विद्युत धारा को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, हमसे प्रतिरोध का मात्रक पूछा है। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ओम और ऑप्शन नंबर डी है कूलम। ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है कि हमारा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या, ओम होता है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, ओम। तो हमारे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि 4 ओम के 4 ही प्रतिरोध हों, या 3 ओम के 3 ही प्रतिरोध हों, या 5 ओम के 5 ही प्रतिरोध हों, यानी कि सेम ओम हो और सेम ही चालक हों, तो और साथ ही साथ वो समांतर क्रम में हों। किस में हो भाई, समांतर क्रम में है, तो उसका हमेशा मान एक ही आता है। ठीक है, क्या आता है, एक ही आता है। देखो यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे भी 4 लिखा है और समांतर क्रम लिखा है। ऐसे हम देखेंगे एग्जाम में कि 4 हैं और समांतर क्रम है, तो आंसर एक होगा। 5 हैं समांतर क्रम लिखा है, तब भी एक होगा। 6 है समांतर क्रम लिखा है, तब भी एक ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, 1 ओम होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है। मतलब हमसे इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि बिजली के फिलामेंट, जो बिजली बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। अब फिलामेंट और तंतु एक ही बात होती है। ठीक है, क्या होती है, एक ही बात होती है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है वो हमें बताना है कि बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्या, नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर बी है लोहे का, ऑप्शन नंबर सी है टंगस्टन का और ऑप्शन नंबर डी है कॉन्स्टेंटन का। तो हमारे पास इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
टंगस्टन। ठीक है, तो जो हमारा बिजली बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बनता है भाई, टंगस्टन का बनता है। और ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि सन 2024 में पूछा गया है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद ही रखना है कि टंगस्टन का हमारा जो बिजली का फिलामेंट होता है वो बनता है टंगस्टन से। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि हमारी विद्युत धारा जो है उसका मात्रक क्या है, वो भी एसआई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कूलाम, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी है कैलोरी। ठीक है, और ये प्रश्न देखेंगे तो 14, 15, 20 2-3 साल पूछा गया है, लगातार पूछा जाता है तो आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बढ़ेंगे अपने अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से हमने डिजाइन किए हैं कि जैसे हमने आपको प्रोवाइड किए हैं सेम एज इट इज आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के पार्ट है जो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका टाइम आ गया है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप अच्छे से ध्यान से देखें, नोट करें। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्नों पर। तो हमारा प्रश्न है कि ओम का नियम लिखिए। ठीक है, अब ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर बोर्ड एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, इनमें अगर हम कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर हो गया हमारे पास, ये ओम का नियम है। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तन ना हो, कैसी ना हो भाई, परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित धारा जो प्रवाहित होती है वह धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब इसके नीचे हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे जो क्या है V/I बराबर R। ठीक है, जहाँ पे V हमारा विभवांतर है, I हमारी धारा है और R हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ये हमारे पास प्रश्न है। ठीक है, अब इस प्रश्न में हमसे विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की परिभाषा पूछी है और साथ ही साथ हमसे मात्रक भी पूछा है। ठीक है, अब हम अपनी हेडिंग डाल देंगे विद्युत विभव। अब विद्युत विभव क्या होता है उसके बारे में लिखते हैं हम कि एकंक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है या उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हमने लिख लिया। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, इतनी चीज़ हमने लिख ली, इतना ही आपको लिखना है। इतने के हमें नंबर मिल गए अपने 1, अगर 2 नंबर का तो 1 नंबर का ये लिख गया। तो विद्युत विभव में हमने क्या समझा कि एकंक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम अपने वैद्युत विभवांतर हेडिंग डालेंगे। वैद्युत विभवांतर क्या है कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदुओं के या उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच में विद्युत विभव का अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में लिखना है एज इट इज। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। ये हमारे पास प्रश्न है। हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि हमारा जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है और किस प्रकार से करता है, वो भी हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो प्रतिरोध है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे कि एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध, एक निश्चित ताप पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक की लंबाई पर। ठीक है, सबसे पहले तो चालक की लंबाई पर करता है। नंबर 2,
चालक तार के क्षेत्रफल पर, हमारा क्षेत्रफल होगा उस पर भी निर्भर करेगा, और चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि जो पदार्थ चालक किस पदार्थ का बना है उसकी प्रकृति पर वही निर्भर करेगा। और लास्ट में है कि ताप पर भी हमारा जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। किस पे भाई? ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन हमने देख ली कि हमारे 4 कंडीशन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। अब किस प्रकार से करता है वो भी हम देख लेते हैं, और उसके लिए हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। तो हमारा पहला कारक है कि चालक की तार की लंबाई पर। ठीक है, तो इस पे किस प्रकार से करता है वो देखिए कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? जो विद्युत प्रतिरोध है वो किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है भाई? चालक के तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो हमारा पहला कारक हो गया। अब हमारा दूसरा कारक था कि चालक तार के क्षेत्रफल पर। ठीक है, क्या था भाई? चालक तार के क्षेत्रफल पर। तो इसमें क्या है हमारे पास कि किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब हमारे पास तीसरा था कि चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है विद्युत प्रतिरोध। तो वो कैसे लिखेंगे कि किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अतः समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के विभिन्न पदार्थों के तार का विद्युत प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इस बात का ये मतलब है कि जो हमारे पास तार होते हैं, जो चालक होते हैं, कोई कॉपर का होता है, कोई एल्यूमिनियम का होता है, ये दोनों होते हैं, लेकिन अगर दोनों की समान लंबाई ली जाए और समान मोटाई ली जाए तो उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है, क्योंकि वो अलग अलग मेटल के बने हैं। इस कथन का ये बात का मतलब ये था कि जब भी हम कॉपर और एल्यूमिनियम का तार लेते हैं तो उनमें जो करंट होता है वो अलग अलग जाता है, यानी कि अलग अलग प्रतिरोध होता है उसमें। ठीक है, ये बात थी इसमें। तो इसी प्रकार से हमारा ये प्रश्न 3 हो गए, एक और रह गया, उसको भी हम देख लेते हैं। वो क्या है कि चौथा कारक हमारा था ताप पर। ठीक है, तो हमारा ताप पर क्या है प्रभाव इसका? वो क्या है कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक तार का जो चालक है उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर हम चालक का ताप बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध भी बढ़ता है, ये बात थी इसमें। ठीक है, हमारे पास MCQ भी पूछ लिया जाता है कि अगर हम किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके प्रतिरोध में क्या होगी भाई? वृद्धि होती है, बढ़ता है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा ये लास्ट प्रश्न था और ये भी हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।